हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एंड आई रियली रियली वेलकम यू ऑल on your own YouTube channel, The Career Success, which is actually working religiously towards making your dream to get a government job simpler and easier as well. So, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू अप्रोच जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज सब्जेक्ट को किस तरह से अप्रोच करें जो कि हमारी जो स्ट्रैटेजी में प्रॉपरली फिट भी हो जाए और हम सिलेक्शन इजीली पा पाए। ठीक है, देखो याद रखिएगा, सिलेक्शन इज आवर मेन गोल। अपने को टॉपर नहीं बनना, अपने को टॉपर नहीं बनना। वी हैव टू गेट द सिलेक्शन इन द एग्जाम। अपने को सीट चाहिए, अपने को गवर्नमेंट जॉब में जाकर बैठना है। अपने को जो रिश्तेदार है उनको जाकर मिठाई का डब्बा खिलाना है, उनका करना है मुंह बंद और अपने को करनी है बिंदास पार्टी। ठीक है, तो यही सब चीजें करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इस अप्रोच को समझने के बाद। अब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग भी बन जाता है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग बन जाता है और ये क्वेश्चन मार्क दिमाग में घूमता ही रहता है कुछ लोगों के, क्योंकि यहाँ पर जो दो वर्ड्स लिखे हैं जनरल स्टडीज, इनका नाम सुनते ही उनके दिमाग में आ जाता है अरे बाबा हिस्ट्री, अरे बाबा पॉलिटी, अरे कौन पढ़ेगा। सब पढ़ तो लेंगे, याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो यार ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वो सारी सारी आपकी प्रॉब्लम्स जेन्यून है और बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि उन सिलेबस को किस तरह से अप्रोच करें, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू सी, वी हैव टू सी, बिकॉज जितने भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं या फिर जितने भी आप एग्जाम्स देख लो आज के टाइम पर, एक्सेप्ट द बैंकिंग एग्जाम, अगर आप देखिए तो इनिशियल जो भी और एग्जाम्स होते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट एसएससी, वेदर वी टॉक अबाउट यूपीएससी, वेदर वी टॉक अबाउट द स्टेट बोर्ड जिसके अंदर अभी आपके काफी सारे एग्जाम्स निकलने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं वहां पर। उन सभी के अंदर मोर देन 60% प्लस 60% प्लस के आसपास आप अगर देखेंगे, दैट इज ऑल अबाउट जनरल स्टडीज के रिगार्डिंग ही यहाँ पर बात की जा रही है। अब इतना बड़ा पोर्शन है एग्जाम का जो कि आपका तय कर सकता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसको समझना तो बहुत जरूरी है ना। ठीक है ना। चलिए, जितना भी एक्सपीरियंस है मेरा इन द फील्ड ऑफ दिस जर्नी टुवर्ड्स सिक्योरिंग द गवर्नमेंट जॉब, वो सारा आपसे शेयर करने वाला हूँ। चलिए, इन सबके रिगार्डिंग तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम बात करेंगे, कुछ सब्सटेंस की बात करेंगे। और अब इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी, आज हम पॉलिटी एज सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी एज सब्जेक्ट को अपन स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज को भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, अगर आपको लगा कि इस सीरीज से या फिर जो टीचर आपके न्यू आए हैं, अगर आपको उनसे कनेक्ट हो रहा है, देयरफॉर वी कैन स्टार्ट दिस सीरीज ऑन यूट्यूब विद फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट अपन स्टार्ट कर लेंगे। अपन थोड़े बहुत जितना भी हमारा सिलेबस होगा उसको हल्के हल्के छोटी छोटी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका भी फायदा और हमारा भी आपको फायदा मिले, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा फायदा तो यही है ना, दैट इज टू गेट यू सिलेक्टेड इन अ गवर्नमेंट जॉब। एनीवेज, अभी आपको पता है बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो ये सभी के सभी, जिसके अंदर स्पेशली ये वाला जो आपको पता है रीसेंट वीडियोस आपको इसी टॉपिक पर मिल रही होंगी, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही एक्सपेक्टेड है कि काफी जल्दी इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा विद इन अ मंथ और समथिंग लाइक दैट। बट देखो, बहुत सारे मैंने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पढ़े हैं और बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं बच्चों के कि सर अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, जब फाइनल नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो अभी पढ़ना क्यों स्टार्ट करें। देखो, अगर एस्पायरेंट, द रियल एस्पायरेंट हु रियली वांट्स टू सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, यार वो वेट नहीं करता नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन आना मतलब आपके पीछे से दिन स्टार्ट हो गए, जिसे अपन बोलते हैं काउंटडाउन। आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है कि अब तो दिन कम होने वाले हैं। जो तैयारी इससे पहले स्टार्ट करता है उसके पास होता है एक हेड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपको पता है एक वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड की गई थी, इट इज द वेरी लेटेस्ट वीडियो, इसी से पहले अल्टीमेट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अंदर आपको प्रॉपर मेंशन किया हुआ है व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। जब को पता ही लग गया एक्सपेक्टेड सिलेबस, इतने साल से यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको पता है सर पढ़ा रहे हैं, उनको पता है, उनको एक्सपीरियंस से पता है कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। उन्होंने आपके लिए सिलेबस बताया कि एक्सपेक्टेड सिलेबस दिस मच, तो उसमें थोड़ा भी माइन्यूट वेरिएशन होगा, वो नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ाई तो स्टार्ट कर दो ना यार, है ना, पढ़ाई तो स्टार्ट कर दो। अगर आपको फसल चाहिए तो बीज तो बोने पड़ेंगे ना, है ना। अगर आप सबवे सर्फर की गेम खेलते हो, सबवे सर्फर वाली गेम आती है ना, उसके अंदर भी तो हेड स्टार्ट होता है, ना हेड स्टार्ट का क्या फायदा होता है आपको खुद पता है। टेम्पल रन, सबवे सर्फर सबने खेली है, इसके अलावा भी बहुत सारी गेम्स आती होंगी, चलो उसके बारे में मुझे नहीं पता। एनीवेज, तो इन सबके एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पूरा का पूरा टॉपिक, हाउ टू अप्रोच दिस थिंग, एंड ऑल्सो द पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट
or to join as a member of this entire team of career success, which is actually literally making it really easy, बहुत ही ज्यादा आपके लिए आसान बना रहा है गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करना विद द स्मार्ट कोर्सेज, विद द स्मार्ट ऐप, और जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माई क्लास बाय करियर सक्सेस करके अगर आप जाएंगे और अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप जाकर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये ऐप बहुत ही अमेजिंग ऐप है यार, मैंने खुद पर्सनली इसको यूज कर देखा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। 10,000 प्लस आपको डाउनलोड्स मिल जाएंगी, 4 स्टार से ऊपर आपका यहाँ पर रिव्यूज मिल जाएंगे, और बहुत ही अमेजिंग ऐप्स है जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज जितनी भी हम यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं वो सारी की सारी वीडियोस में मिल जाएंगी, साथ साथ लाइव क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही अमेजिंग ऐप है गाइस, प्लीज डाउनलोड इट एंड मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एज वेल, जिसमें स्टार बेसिकली। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, माय नेम इज आकाश, माय कंप्लीट नेम इज आकाश दीप सारस्वत एंड आई एम अ ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद मैंने मास्टर्स या कुछ और करने का नहीं सोचा और सीधा मैं एग्जाम्स वाले सिस्टम में कूद गया बिकॉज आई रियली वांटेड टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो बिल्कुल हार्डकोर एस्पायरेंट आप कह सकते हैं। I was also topper of the university and I have actually dished many placements that I got in my state university. So talking about the various exams that I've given, so अगर आपको पता हो I've been rather a defense aspirant initially, तो अगर आपको पता होगा, अगर आप डिफेंस एस्पायरेंट या फिर आपको इस बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, एफकैट करके एक एग्जाम होता है एयरफोर्स के अंदर एज अ सब व्हाट इज फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए। सो आई हैव क्रैक्ड इट 6 times in a row. INET is for Navy, which is 2 ही बार हुआ है, दोनों बार क्रैक किया। एंड यूपीएससी CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो तीनों सर्विसेज के लिए होता है, एंड स्पेसिफिकली फॉर OTA विच इज फॉर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर आर्मी एज वेल, उसके लिए भी होता है। आई हैव क्रैक्ड 3 times दैट एज वेल। IES का प्रीलिम्स मैंने क्रैक किया है, और SSC JEE जो कि मैकेनिकल मेरी स्ट्रीम है, वहां से मैंने 2 बार क्रैक किया है। तो ये सारे के सारे एग्जाम आपको मैंने यहाँ पर क्रैक किया, तो एक अच्छा खासा डिसेंट एक्सपीरियंस है। तो मैं हवा में बातें नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, ये आपको बताने के लिए, ठीक है। और अगर आप ये देखें ना, सॉरी, ये दोनों जो है INET एंड एफकैट, दीज आर प्रिटी मच ऑन द लेवल ऑफ SSC के लेवल तक रहते हैं, थोड़ा बहुत उससे नीचे लेवल रहता है बिकॉज उसकी GS पोर्शन थोड़ा सा कम रहता है यहाँ पर। बट अगर आप क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे तो यूजुअली SSC के लेवल तक ही जाता है। तो और जो SSC और SSB जो आपका स्टेट बोर्ड है, वो विच इज वेरी मच सिमिलर नेचर। तो आई हैव अ डिसेंट एक्सपीरियंस हाउ टू डील विद दो सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एज वेल। एनीवेज, अच्छा बाय द वे, इसके अलावा मेरे पास काफी सारा टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है। सो इट्स क्वाइट मेनी ईयर्स, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मैं दोनों ही तरह के बैचेस ले रहा हूँ फॉर इन द वेरियस इंस्टीट्यूट्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल। एनीवेज, what to expect? So the very first question which might be coming up in your mind कि यार एक नया टीचर आ गए हैं, पहली बार देखा है इस चैनल के ऊपर, तो what are the expectation? आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मुझसे कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन आप मुझसे कर सकते हैं, वेरी फर्स्ट इज एंटायर सिलेबस का कवरेज आपको देखने को मिलेगा। अब मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर YouTube के ऊपर एंटायर सिलेबस का कवरेज आपको देखने को शायद ना मिले, बट द पॉइंट इज आपको लाइव क्लासेस उसके लिए ज्वाइन करनी पड़ेंगे। देयरफॉर आई एम टेलिंग यू गाइस, लाइव क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइव क्लास, देखो लाइव क्लास में क्या होता है ना, मैं दिल खोल के पढ़ाता हूँ, मैं बिल्कुल दिल खोल के पढ़ाऊंगा, जितना ज्ञान मेरे को है मैं आपको सब ज्ञान दूंगा, सब ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, और बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास होने वाली है। जब तक आप चाहोगे तब तक वो क्लास चलेगी, जब आप नहीं चाहोगे तो आप क्लास बंद हो जाएगी, जैसा आप चाहोगे वैसा होने वाला है। जब तक आपको डाउट आ रहा है, बिल्कुल तब तक हम वो क्लास तक चलाएंगे। अगर एक बच्चा भी को डाउट आ रहा है, देयरफॉर द क्लास विल स्टिल गो ऑन एंड ऑन टिल आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, लिटरली बहुत मजा आता है पढ़ाई लाइव करने में, ठीक है, उससे ज्यादा फील ही क्या है ना। देन एनर्जी, आप शायद अभी तक महसूस कर चुके होंगे, एनर्जी लेवल आपको बिल्कुल हाई मिलने वाला है, वो टेंशन की बात ही नहीं है, एकदम शेर व शायरी चलेगी, बिल्कुल माहौल बनेगा। लेकिन सारा कुछ लाइव क्लास में ज्यादा होने वाला है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ज्यादा फील नहीं आती है, आपको भी पता है, ठीक है। एनीवेज, वी विल आल्सो गोना बी कंडक्टिंग लाइव क्लासेस ऑन YouTube एज वेल। अगर आपका सपोर्ट मिला, अगर आपका हमारे साथ मिला, देयरफॉर वी विल सर्टेनली डू इट। इंटरलिंकिंग का टॉपिक, देखो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एज वेल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। देखो अगर आपको कहीं से भी आप जीएस पढ़ रहे हो, मैं आपको देखो बिकॉज अपने को सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो अगर आप को हमसे जम रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं भी जम रहा है, देयरफॉर फ्रॉम वेयर एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू एम्प्लॉय दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स। इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स आपको करने की जरूरत है, इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स आपको करने की जरूरत है। और यार बिलीव मी गाइस, लाइव क्लासेस के अंदर आपको ये बिल्कुल एग्जांपल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द क्लास आपको देखने को मिल जाएगा, ये पूरी फीलिंग आ जाएगी। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री का इंपैक्ट, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जिनको नहीं पता वो इसको स्किप कर सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर भी आप देखेंगे हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन इससे पहले अगर टाइमलाइन में जाएंगे 1935 भी रहा होगा। 1935 के अंदर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, विच इज
टूडेज, अगर आप आज का कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखें, जो कि मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, विच इज अराउंड 80% या एटलीस्ट 80% ही बोलूंगा मैं, 80% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हम फॉलो करते हैं, दैट इज नथिंग बट 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो मैं जब हिस्ट्री में इसको पढ़ा रहा हूँ तो हिस्ट्री में इसका हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे 1935 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जब हम पॉलिटी के रिगार्डिंग बात करेंगे तो पॉलिटी में भी हम 1935 के अंदर जिक्र करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का सिग्निफिकेंस देखेंगे पॉलिटी के साथ। तो जब भी आप रिवाइज करेंगे तब आप हिस्ट्री और पॉलिटी को दोनों को कंबाइन करके समझेंगे और ऐसे ही इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक होगा। जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो आपकी हिस्ट्री की रिवीजन हो रही होगी साथ साथ में, और हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी की रिवीजन हो रही होगी, ऐसे इंटरलिंकिंग कर। और जैसे कि हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारा रट्टाफिकेशन है। रट्टाफिकेशन मतलब ट्रिक्स, सिंपल सी बात है, ट्रिक्स लगाओ और काम बनाओ, लेकिन कहां पर? जहां पर रट्टाफिकेशन है, जहां पर स्टैटिक डाटा को रिवाइज करना है, वहीं पर ट्रिक्स काम आती है। इसके अलावा ट्रिक्स हर जगह काम नहीं आती, ठीक है। तो उधर मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताने वाला हूं हिस्ट्री के अंदर, और स्पेशली पॉलिटी के अंदर भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं स्टैटिक डाटा को रिवाइज करने के लिए। तो ऐसे चीजें आपको बहुत देखने को मिलेंगी और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है, और इतना आपको लगेगा कि एक हर दिन आपको बहुत ज्यादा नया महसूस होगा। एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज द एक्सपीरियंस दैट आई हैव, इसीलिए मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, अदरवाइज तो आप देख ही लेंगे। चलिए तो कुछ सब्सटेंस की बात करते हैं। सब्सटेंस की बात क्या है, मैं आपको एक दे रहा हूं गुरु मंत्र, ठीक है। 5 का पंच, 5 का पंच, 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप इनके ऊपर फोकस कर लोगे, बिलीव मी गाइस, आपका जीएस कहीं नहीं गया, आपका जीएस कहीं नहीं गया। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो। अब डेप्थ डिपेंड करती है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस में बैठ रहे हैं तो आपको उसकी डेप्थ अलग टच करनी पड़ेगी, पर टॉपिक्स आपके यही रहने वाले हैं। 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको अगर आप अच्छे से कर लो, या फिर कुछ टॉपिक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से कर लो, कुछ टॉपिक को बहुत सारा अच्छे से कर लो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना लो, और अगर कुछ टॉपिक्स में वीक भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन मॉडरेटली वीक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको पढ़ के ही ना जाओ। तो पढ़ के जाने वाला कोई भी काम नहीं करना, स्पेशली इन 5 टॉपिक्स में से कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर आप ये ऐसा कर लेंगे तो गारंटेड आपका सक्सेस। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज नो डिफरेंट, जो आज पढ़ने वाले वही पॉलिटी। अब पॉलिटी फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है? पॉलिटी फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि देखो, कई हिस्ट्री आपको सबको पता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ आता है, सब कुछ बहुत ज्यादा डाटा है, सब कुछ रिवाइज करना है, बट पॉलिटी कैसा सब्जेक्ट है ना, ये आपका पर्सपेक्टिव बांधता है, आपको अवेयरनेस देता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पॉलिटी एज सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा ही नहीं होता। तो उन सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलेगा, इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो आप इन सब चीजों, जो भी आपको यहाँ पर ज्ञान मिला है, उन सब चीजों को इंप्लॉय कर आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉलिटी आप आज पढ़ लो, अगर आपकी आज पॉलिटी मान लो खत्म होती है, 10-12 लेक्चर, 15 लेक्चर, जितने भी लेक्चर लगेंगे, उसमें अगर आपकी पॉलिटी खत्म होती है, आपको एक मैक्सिमम वन डे लगेगा एंटायर पॉलिटी रिवाइज करने के लिए। और अगर आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो शायद आप 1 घंटे के अंदर, यस आई एम टेलिंग यू, 1 घंटे के अंदर ही आप पूरी की पूरी पॉलिटी रिवाइज कर सकते हैं, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू फॉर द केस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, बट याद नहीं रहता, यही तो प्रॉब्लम है। और अपने को क्या करना है, अपने को सीट चाहिए, अपने को गवर्नमेंट सीट चाहिए, अपने को टॉपर नहीं बनना, अपने को टॉपर नहीं बनना यार। क्यों बनना टॉपर? सीट चाहिए ना। फर्स्ट रैंक वाले को भी वही सीट मिलने वाली है, 20th रैंक वाले को भी वही सीट मिलने वाली है, तो क्या ही फर्क है। अब इसके लिए तुम 20 से फर्स्ट जाने के पीछे अगर कोई ईगो वाली प्रॉब्लम है तो लगे रहो भैया, 5 साल 6 साल तैयारी करते रहो। अपने को तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब चाहिए, बात खत्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट अप्रोच, जिसके ऊपर अपन बहुत फोकस करने वाले हैं। तो हिस्ट्री नॉट माई, आई वुड से नॉट फर्स्ट इन द लिस्ट, पॉलिटी इज डेफिनेटली देयर। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा आएगा? हिस्ट्री नहीं, जनरल साइंस। again a very important subject, very important, as well as a very scoring subject। यार बहुत ही आसान है, कुछ नहीं पूछते गाइस, कुछ नहीं पूछते, लिटरली जनरल साइंस से कुछ नहीं पूछते। अब आप बोलोगे मैं तो साइंस बैकग्राउंड का इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल साइंस के अंदर देखो, मैं मैथ्स पढ़ा है, मुझे को बायो में कुछ नहीं आता, बायो का मुझे कुछ नहीं आता था जब आई वाज एस्पायरेंट, अब तो आता है, बट आई वाज एस्पायरेंट, मुझे कोई ज्ञान नहीं था बायो का, और इतने अजीब क्वेश्चंस लगते थे कि क्या ही कहने। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं यार, डिजीज से क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज से क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, विटामिन से क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। अगर ये सब क्वेश्चन से, सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं तो उन्हीं को पढ़ के चले जाओ, बात खत्म। और इसके अंदर भी कुछ ऐसा तोप वाला काम नहीं है। अब आपसे पूछ लेंगे, आप गाड़ी में बैठे हो, बाजू में शीशा लगा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर, पीछे का देखने के लिए। अब पीछे का देखने के लिए जो शीशा है वो कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है? बता दो भाई। अब ये सिंपल सी ट्रिक है, बताऊंगा नहीं, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बिल्कुल वर्ड्स में खेल है, वर्ड्स को समझ लोगे, याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं।
है ना। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, गाड़ी में बैठ गए, सामने ड्राइवर ने बहुत जोर की ब्रेक लगा दी, आप अचानक से आगे की तरफ झुक गए और आपने उसे कुछ कह दिया। अब उस चीज के अंदर एक फिनोमिनन होता है, इसे बोलते हैं इनर्शिया। अब पूछता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। अरे भैया यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ आसपास आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं वही पूछ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो रेनबोज बनते हैं, इट्स अ फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कौन सा फिनोमेना है बता दो। अब ये लो रोड की बात करिए तो एक और देख लो, रोड पर जा रहे हो और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रोड पर पानी पड़ा है, बट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा गर्मी है, इसकी वजह से एक फॉर्मेशन होती है, इसे बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। ये मिराज 2000 नहीं है, ठीक है, हाँ वो नहीं है ये। चलो मिराज फॉर्मेशन होती है, ये किसकी वजह से होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही तो वैसे आंसर है। तो बिल्कुल जो आसपास के क्वेश्चन है कुछ वेरिएशन ही लेकर आते, जो बिल्कुल बेसिक लाइफ में क्वेश्चन दिख रहे हैं वही क्वेश्चन ये पूछते हैं, ठीक है। चलिए, तो जनरल साइंस वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। थर्ड टॉपिक आता है हिस्ट्री, यहां पर फिर भी नहीं आएगा जियोग्राफी प्लस इन्वायरमेंट भी यहां पर मैं ले लेता हूँ, साथ ही में लगते हैं, इनको बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, अब आपकी जो भी एग्जाम्स हैं इसके अंदर मेजरली पूछी जाती है स्टैटिक ज्योग्राफी, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। इंडिया को पकड़ लो पूरा, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पकड़ के सारा का सारा याद कर लो, काम खत्म। अब सारा का मतलब सब कुछ याद नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिवर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यार 100 के आसपास नेशनल पार्क बनते हैं, 100 प्लस एक्चुअली, 100 के आसपास नेशनल पार्क बनते हैं। मैं आपको इतने प्यार से 100 के 100 नेशनल पार्क याद करवा दूंगा। इसमें तो आधे में ट्रिक की रिक्वायरमेंट है, बाकी में ट्रिक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप सिंपली इसी तरह से आप याद कर लेंगे। अब इसको अगर याद कर लोगे तो क्वेश्चन फंसेगा नेशनल पार्क का, चांस ही नहीं है सर, कोई चांस ही नहीं है। आज ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करवा दूंगा, और टाइगर रिजर्व तो नेशनल पार्क के साथ साथ फ्री में याद होगे, तो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क तो याद हो ही जाएंगे। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व बचते हैं, जिसके ऊपर मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन आ सकता है आपको, बिकॉज देयर वाज अ रीसेंट डिडक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल, वो क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे। चलिए, ये सब तो बातें होती रहेंगी, ये आगे बढ़ते हैं आपको बताता हूं मैं जो फोर्थ सब्जेक्ट विच इज द हिस्ट्री। अब आपको हिस्ट्री के बारे में ज्यादा क्या ही कहना है, हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, हिस्ट्री। एंड लास्ट इज द करंट अफेयर। करंट अफेयर इज लास्ट में रखा है। करंट अफेयर लास्ट में क्यों रखा है? बड़ा इजी है सब टॉपिक है, तो करंट अफेयर इतना इजी टॉपिक है, आप 4 दिन पहले पढ़ के जाओ तो भी आप कुछ ना कुछ स्कोर कर लेते हो, तो करंट अफेयर को लास्ट में क्यों रखा है? इसका सिंपल रीजन ये है कि करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो लेकिन सब पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, सबके सब पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी ठीक ठाक अमाउंट में आ तो जरूर जाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो इस इंसान ने अभी तक तैयारी नहीं करी थी और वो एक दिन हो गया, उसे एक दिन या 2 दिन रह गया, तो वो भी क्या करेगा? कंपाइलेशन, यूट्यूब पे सर्च करेगा कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स। कंपाइलेशन, अरे भैया स्पेलिंग भी गलत हो गई, तो कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर यहाँ पर सर्च करेगा और अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ यहाँ पर पढ़ के चला जाएगा, तो तुक्के से उसका क्वेश्चन ठीक भी हो सकता है, तो या फिर जिसने वैसे थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखता है वो भी इस क्वेश्चन को ठीक कर सकता है। तो इससे आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। रिमेंबर, जितने भी एग्जाम होते हैं इट इज नॉट बेस्ड फॉर सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ही नहीं भाई, ये तो रिजेक्शन का क्राइटेरिया। सर ने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताया था कि किस तरह से एसआई के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि कैसे कैसे रिजेक्ट होते हैं बच्चे। इतने में से आई थिंक 14,000 समथिंग में से कितने बचे, उसके बाद कितने बचे। दिस इज नॉट अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, दिस इज अ रिजेक्शन क्राइटेरिया। आपको निकालना है उन्होंने कि यार ये डिजर्व नहीं करता, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट वाले को ले लेते हैं। तो यू डोंट वांट टू गेट रिजेक्टेड इन द एग्जाम, यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा? अप्रोच को फॉलो करके। चलिए, अब देखो, कुछ एक्सपेक्टेशन तो आपको मुझसे थी जो कि मैंने आपको बता दी, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। आई आल्सो एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू। द वेरी फर्स्ट इज I am really interactive, no doubt about it, but I want you to be equally or at least ज्यादा हो जाए, बट उतना तो इक्वली तो रहना ही चाहिए, तो इतना ही इंटरेक्टिव आप चाहिए। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, आपको जो अच्छा लगता है, आपको कोई भी फीडबैक देना है कि सर ये वाली चीज पसंद नहीं आई, यू आर यूज्ड टू विद वन वेरी रियली ग्रेट टीचर आउट हियर एंड आई एम ट्राइंग टू फिट इन अ शूज, राइट। तो कोशिश कीजिएगा समझने की, और कोशिश कीजिएगा कि आप किस तरह से, आपके जो भी व्यूज हैं हम बता सकते हैं, हम आपके लिए और अच्छे करने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। ट्राई टू बी स्मार्ट विद योर अप्रोच। हाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट, तो आप सबके सब हो, ठीक है ना, एकदम उस्ताद लोग हो आप लोग, लेकिन स्मार्ट कैसे रहना है? तो याद रखो एक चीज, लेस इज मोर। जब भी कुछ भी पढ़ने वाले हो, जितना कम पढ़ोगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद याद रहेगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो भी आप कम पढ़ोगे उसे आपको रिवाइज करना है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिवाइज करना है। आज आप एक चीज पढ़ो, मैंने बताया आपको 100 नेशनल पार्क्स, अब नेशनल पार्क का क्वेश्चन कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाएगा ना एक एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन नेशनल पार्क पे आ जाएगा, उसके लिए 100 नेशनल पार्क पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है।
पढ़ेंगे, लेकिन इसी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिवाइज करते रहेंगे और आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन तो हर बार नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व के ऊपर आता ही आता है, तो क्यों ना इसको पक्का कर लें। तो दिस इज द स्मार्ट अप्रोच कि उतना ही पढ़ो जितना याद करें। अब 100 के 100 भी अगर आपको याद नहीं हो रहे तो फर्क नहीं पड़ता। जो भी एक साल 1 ईयर या 2 ईयर्स तक, 2 ईयर्स टू बी सेफर साइड, जो भी 2 साल तक न्यूज में रही है जगहें, उनसे रिलेटेड जो भी आपको नेशनल पार्क है वो आपको याद होनी चाहिए, टू द पॉइंट, बस बात खत्म। ऐसे ही आपको स्मार्ट अप्रोच की तरह काम करना है, ट्रिक्स के ऊपर काम करना है, और आपको उतना ही पढ़ना है जितना अपने काम का है, फालतू ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसके लिए जिंदगी पढ़िए, ठीक है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिवाइज करते रहना है, ये भी आपसे चाहता हूँ। एक और फाइनल चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स, बिकॉज देखो एक थम्स अप अगर आप इस वीडियो को देख लोगे, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख ही रहे हो तो यार एक लाइक का शेयर तो कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो वीडियोस को, और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो चैनल को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज ये हमको देता है बहुत सारा कॉन्फिडेंस और हमको बहुत सारा मन करता है कि हम के लिए और भी बहुत सारा कंटेंट लेकर आए और अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करके देखें, ठीक है। चलिए, और इसके लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, मोबाइल पर हो तो ऐसे करियर सक्सेस को सर्च करो और आपके सामने आएगा सब्सक्राइब बटन, बिल्कुल कर दो यार। 57.9, ये जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तब कुछ इतने सब्सक्राइबर थे यार, 60,000 जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, तो फिर सेकंड वीडियो भी लेकर आ जाएंगे पॉलिटी की, ठीक है। और देखो इसी वीडियो की रिगार्डिंग बात कर रहा था, तो ये पीडीएफ देख लीजिएगा, सिलेबस इसके अंदर मेंशन्ड है, एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब फ्रॉम हियर ऑन यूजिंग योर लैपटॉप। फॉर द लाइव बैचेस यू कैन सर्टनली कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, यार कर दो यार कॉल, एकदम बढ़िया से ज्वाइन करो और बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो काफी सारी बातें हो चुकी हैं, नाउ वी गोना टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट सब्सटेंस, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करने वाले पॉलिटी की आज, ठीक है। और इसके अंदर हम चीजें पढ़ेंगे और बिल्कुल माइनर इंट्रोडक्शन होगा, कुछ बेसिक टर्म्स है जिसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं, वेरी फर्स्ट चीज जिसका नाम है पॉलिटी। गाइस पॉलिटी नाम बड़ा लग सकता है यार, कुछ नहीं है यार, पहली बताता हूँ, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जो आप बचपन से नाम पढ़ते आ रहे हो, पॉलिटी का मतलब कुछ नहीं है। पॉलिटी का मतलब होता है एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की स्कीम, उसे बोलते हैं क्या, पॉलिटी। सिविल ऑर्गेनाइजेशन से आप रिलेट कर सकते हैं, सिविल ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन भी तो यही बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, चलो यार सबको छोड़ो, आप सिंपल सा मतलब ही समझो, कॉन्स्टिट्यूशन ही पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ही पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग बात करें, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? Constitution is nothing but a basic law. Constitution is nothing but a basic law. बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब यह है कि इट्स अ बेस। बेसिक वर्ड क्या बना है? बेस से बना है, मतलब क्या है? These are the रूट्स एक ऐसे रूट्स हैं जिसके ऊपर और बहुत सारे, एक ऐसा रूट है, एक ऐसा बेसिक लॉ है जिसके ऊपर और बहुत सारे लॉज सिचुएटेड हैं। मतलब इट्स अ रूट, इट्स अ ग्राउंड फॉर ऑल द other laws or other implications that have been set for the governance of a civil society, जैसे कि अपना देश भारत, ठीक है। तो this is nothing but a basic law। तो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक लॉ। यही स्टेटमेंट एक बार पूछ ली गई थी, बहुत पुराना क्वेश्चन था बट काफी क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ बेसिक लॉ, बात खत्म, ठीक है। अब ये बेसिक लॉ जो बनाया गया, इसके अंदर क्या हुआ, देखो लॉ जो एक बार बना दिया गया, मैंने बताया ना, इट्स अ बेस, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वेरिएशंस भी आ रही हैं। वेरिएशंस इज नथिंग बट द अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन डन, इसे बोलते हैं अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स क्यों की जाती हैं? देखो जब अपना बनाया गया था बेसिक लॉ बनाया गया था। अच्छा बताओ तो जरा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ यार, क्वेश्चन चलिए थोड़ा सा बता भी देता हूँ, क्वेश्चन भी क्या ही पूछे, फर्स्ट क्लास है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 26 नवंबर को 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस एंड कुछ और प्रोविजंस को यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया था, बट अल्टीमेटली वी वेंट ऑन टू लॉन्च, और बेसिकली हम रिलीज कर पाए, अपना बेसिकली इम्प्लीकेट कर पाए, मतलब लागू जब हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज 26 जनवरी 1950, सबको पता है। और इस दिन अपन कौन सा दिन मनाते हैं? सही यार, यही बता दो, चलो देखते जरा। 26 November is also known as 26 November 1949 is also known as someday, ठीक है। जिस तरह से 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, राइट, रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से 26 नवंबर को भी कुछ एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। राइट इन द कमेंट सेक्शन कौन सा दिन होता है उस दिन। और ये भी क्वेश्चन बताओ मुझे कि यार 26 जनवरी 1950 को ही क्यों ये इम्प्लीकेट किया गया था, सारा का सारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू 26 जनवरी को क्यों हुआ, जब 26 नवंबर को बन चुका था, तो लागू क्यों नहीं किया भैया? क्या दिक्कत थी? या तो कुछ स्पेशलिटी होगी, तो क्या थी स्पेशलिटी? ट्राई टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।
अब मैं क्या कहना चाह रहा था, इट्स अ बेसिक लॉ, इट्स अ बेस, फाइन, बट क्योंकि इतना टाइम हो चुका है इस लॉ को बनाए हुए, तो इसमें क्या होता है, डायनामिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे यार, तब स्थितियां अलग थी, अब स्थितियां अलग है, पहले माहौल अलग था, अब माहौल अलग है, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना तो पता है ना यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, आपको एफआर्स बोले तो फंडामेंटल राइट्स कुछ मिले हैं, और गवर्नमेंट के पास कुछ गवर्नमेंट ड्यूटीज हैं, कुछ गवर्नमेंट ड्यूटीज हैं जो कि उनको निभानी पड़ती है सो एज टू गारंटी द सिटीजंस देयर फंडामेंटल राइट्स। अब इन राइट्स की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अभी आपको रीसेंट एग्जांपल पता होगा, करीबन 1-2 साल पहले व्हेन द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैपेंड, तो राइट टू इंटरनेट काफी ज्यादा न्यूज के अंदर था, राइट टू इंटरनेट काफी ज्यादा न्यूज में था। क्यों न्यूज के अंदर था? बिकॉज आप सभी को पता है 2G सर्विसेज, 4G छोड़ो यार, 2G भी नहीं चल रहा था यार। मेरे खुद दोस्त से मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था, यूज्ड टू स्टे इन जम्मू एंड ऑल, उस एरिया के आसपास जितने भी रहते थे उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, बिकॉज 2G सर्विसेज भी नहीं चल रही थी, 2G सर्विसेज भी नहीं चल रही थी, 4G सर्विस तो बात की बात है, वो तो अभी स्टार्ट हुई। तो उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा हॉट न्यूज था, राइट टू इंटरनेट। बट आज से 20 साल पहले तो राइट टू इंटरनेट इतना ज्यादा मशहूर कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इतना इंटरनेट वॉज नॉट सच अ बिग थिंग 20 ईयर्स बैक। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसमें कुछ ना कुछ डायनामिज्म आया, देयरफॉर बेसिक लॉ के अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स की जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक लॉ जिसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स की जाती हैं सो एज टू बैलेंस आउट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, राइट्स ऑफ द सिटीजंस व्हिच इज फंडामेंटल राइट्स, या फिर और भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, एंड द गवर्नमेंट ड्यूटीज एज वेल। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया बेसिक फंडा कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सबके सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिंपल याद होना चाहिए, दिस इज द बेसिक लॉ। ठीक है, दिस इज बेसिक लॉ, एंड प्लीज ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, इंटरेक्टिव होना बिल्कुल। ठीक है, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, जिसका आंसर सही होगा, जिसका आंसर गलत होगा उसको भी रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, गलत होना इज नॉट अ बिग डील यार, वी आर हियर टू लर्न, नॉट हियर टू जस्ट वॉच द वीडियो एंड गो। ठीक है, एक चीज बात बता देता हूं आपको, स्टडी एक होती है, स्टडी एक होती है लर्निंग या लर्न। स्टडी होता है पढ़ना, लर्निंग होती है सीखना। तो यार गाइस बता रहा हूं मैं आपको, मेरा हमेशा प्रिंसिपल रहा है नेवर टू स्टडी। क्यों पढ़ना यार, वो सब स्कूल में कर लिया, जो सब्जेक्ट नहीं पसंद था उसे रट्टा लगाया, निकल गए, बाहर हो गए। नेवर स्टडी, ट्राई टू लर्न। अगर अप्रोच लर्निंग का होगा ना कि कुछ सीखना है यार, आज सुबह सुबह उठ गए और बोला अपने आप को यार कुछ सीखना है आज, मेक दिस डे एज अ वर्थ ऑफ लिविंग, तो कुछ ना कुछ सीखना है, इस अप्रोच से करोगे तो बहुत ज्यादा पढ़ने का भी मन करेगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा, एनर्जी लेवल कभी डाउन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो कंसिडरेशन के बारे में तुमने बात कर ली, एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्लीज इसको जरा फोकस करके समझिएगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अच्छा थोड़ा सा इसको ब्रीफ आइडिया देता हूँ। देखो जो बताने वाला अभी कुछ 30 सेकंड्स के अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको वैसे बताया था। मॉन्टेस्क्यूई, देखो स्पेलिंग भी मत जाना गाइस, ऐसे ही कुछ नाम है बड़ा अजीब सा। दिस वाज अ फ्रेंच पॉलिटिशियन, फ्रेंच पॉलिटिशियन भी थे, फ्रेंच जज भी थे, और पता नहीं क्या क्या थे, इन्होंने बहुत कुछ जिंदगी में किया है, कभी गूगल करके देखिएगा। मॉन्टेस्क्यू का नाम एक्चुअली काफी बड़ा है। मॉन्टेस्क्यू इज अ फ्रेंच पॉलिटिशियन और जज यू कैन से, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, सो ही गेव दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स बात किसके रिगार्डिंग करता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स ये बोलता है, देखो बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा चलो बताइए, इसी यहीं पे लिख देते हैं। ओके सॉरी, separation of powers talks about three organs of democracy, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया डेमोक्रेसी के बारे में। थोड़ा सा पहले डेमोक्रेसी ही देख लेते हैं भैया, है ना, डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग बात करता है गाइस। डेमो आपने एक वर्ड सुना होगा, डेमोग्राफी, है ना, जब भी हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं डेमोग्राफी की स्टडी भी करते हैं। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी ऑफ JNK माइट बी डिफरेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, demography of JNK Himachal Pradesh is absolutely different from what of Punjab or from Karnataka or from Tamil Nadu or for Manipur, Mizoram, Gujarat, सबकी डेमोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट होती है, एंड इंडिया इज एक्चुअली वेरी मच डाइवर्स, देयरफॉर ऐसा हो भी रहा है। डेमोग्राफी का मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीजों पे एक्सपेक्ट होता है, वहां पर क्या ट्राइब्स रह रहे हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या एग्रीकल्चर है, क्या पहनावा है, क्या टाइप्स की वहां पर एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, रहन सहन कैसा है, काफी चीजों पे डिपेंड करता है डेमोग्राफी। वैसे ही एक वर्ड आता है डेमो, तो डेमो का मतलब क्या है? वैसे उसी से वर्ड निकल गया था डेमो। डेमो का मतलब क्या है? डेमो का मतलब होता है पीपल, यस, आप लोग, आप मैं सब, हम क्या है? पीपल और द डेमो, ठीक है। क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो जहां पर पीपल का रूल हो, पीपल मतलब लोगों का रूल हो, उसे को बोलते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र, है ना।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, या लोकतंत्र वाला देश है, जिसके अंदर कहते हैं यहाँ पर पीपल्स का रूल होता है, यहाँ पर पीपल का रूल होता है। इसी से एक वर्ड आपको सिमिलर मिलेगा जिसे बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक कार्स, राइट? तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स इसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक कार्स। ऑटो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? सेल्फ। क्रेसी का मतलब क्या हो गया? रूल। मतलब क्या है? सेल्फ रूल है। अब सेल्फ कौन हो सकता है? सेल्फ हो सकता है एक पार्टी हो सकती है, एक पार्टी हो सकती है, एक किंग हो सकता है, क्वीन हो सकती है, और इट कैन बी अ सिंगल पर्सन एज वेल। यस, एक कोई पर्सन भी हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप तो जानते भी हो। इंडिया की अगर नियरेस्ट नेबर्स, या फिर कह सकते हैं इंडिया एशिया के आसपास बात करें, तो अगर इंडिया के थोड़ा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अगर थोड़ा सा आप जाओगे, विद इन आई वुड से द रेडियस ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर्स या 3000 किलोमीटर्स मान लो, ठीक है। अच्छा, अग्नि मिसाइल की रेंज कितनी है? 8000 किलोमीटर्स के आसपास उसकी रेंज बोलते हैं ना, जो कि सब्सटैंसिक रेंज है, तो इतनी। तो अग्नि 5 की जो रेंज है, सॉरी, अग्नि 5 की 8000 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, तो इतनी ही रेंज के अंदर कौन से ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं? ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं, आप जानकर हैरान हो जाओगे, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि ऑटोक्रेटिक के नेचर में। इसी के अंदर थोड़ी सी इसकी और सब डिविजन होती हैं, पर वो यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वो लाइव क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ लाइव बैच ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, कौन से ऑटोक्रेटिक देश हैं इंडिया की 8000 किलोमीटर की रेंज के आसपास, ठीक है, या फिर आसपास ही बता दो, जितने भी आपको पता है बता दो, ठीक है। चलिए, तो 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ पीपल रूल, जो कि हमारे देश में बिल्कुल होता है, ठीक है। चलो ठीक है, एक और आ रही थी खबर, लेकिन अपने पास टाइम ज्यादा है नहीं, तो वी वोंट एक्सटेंड इट टू मच फर्दर। ओके, 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। 3 ऑर्गन्स कौन से? 3 ऑर्गन्स के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे। 3 ऑर्गन में सबसे वेरी फर्स्ट ऑर्गन इज द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ऑर्गन का मतलब समझ आता है? देखो, एक ऑर्गन, थोड़ा सा दिमाग में याद करो, साइंस में 10th क्लास साइंस में पक्का पढ़ा होगा। ऑर्गन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स या फिर मेनी ऑर्गन्स फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, एंड दिस मेनी ऑर्गन सिस्टम्स, और मतलब द समिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म। याद आ रहा है कुछ? अरे पढ़ा था, सब पढ़ा था यार, सब पढ़ा था आप लोगों ने। दैट इज, बहुत सारी ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाती है, और बहुत सारी ऑर्गन्स जो होती हैं वो ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, जो कि हम है। वैसे ही मतलब क्या है ऑर्गन का? मतलब क्या है? ऑर्गन इज अ सब पार्ट, एक सब डिवीजन है। तो जिस तरह से हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स के रिगार्डिंग बात की, सेपरेशन मतलब क्या? उसका सब डिविजन कर दिया गया है कुछ पार्ट्स का। एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर काम क्या? चलिए काम समझते हैं, काम अभी समझेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं सेकंड डिवीजन क्या है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट डिवीजन, एग्जीक्यूटिव। सेकंड डिवीजन इज नोन एज द लेजिस्लेचर। एंड थर्ड डिवीजन इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ओके, राइटिंग थोड़ा सा माफ कीजिएगा गाइस, थोड़ी सी खराब राइटिंग है ना। चलिए कोई नहीं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। सो दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम। माइंडेड, याद रखिएगा, याद रखना। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू एज वेल। ओके, यहाँ पर मैंने बात की है 3 ऑर्गन्स की, 3 ऑर्गन्स के रिगार्डिंग बात की ऑफ डेमोक्रेसी। और किसने कॉन्सेप्ट दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। तो अगर कहीं भी वर्ड आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर कितनी ऑर्गन्स की बात की है? 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग बात की है। माइंडेड 3 ही ऑर्गन की बात की है। अभी क्यों मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी अब, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है बेसिकली गाइस? एग्जीक्यूटिव का काम है गवर्निंग करना, गवर्नेंस। एग्जीक्यूटिव इज मेंट फॉर द गवर्नेंस पार्ट मतलब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाएंगे? एग्जीक्यूटिव में आप जितने भी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जो उनके आसपास जो बहुत सारे, लाइक रेलवे मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए, तो ये सिटीजन के जो मेन जो ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इनके अलावा जो अदर भी होते हैं मिनिस्टर्स, उनको भी कुछ ना कुछ, चलो छोड़ो, इन सबके रिगार्डिंग बाद में बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? Then we talk about the vice president of India, then we talk about many others, speaker of Lok Sabha, this and that. So these are, sorry, speaker of Lok Sabha इसमें काउंट होंगे। तो ये जितने भी हैं, the AGIs, Attorney General of India, the CAG, Controller and Auditor General of India, and many others. तो ये सब के सब क्या आएंगे? एग्जीक्यूटिव पार्ट में आएंगे, दैट इज गवर्नेंस पार्ट। मतलब इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? अपने देश को चलाना है, अपने देश को क्या करना है? चलाना है, गवर्न करना है किसी तरह से, और लोगों के राइट्स का ध्यान रखना है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेकिंग लॉज,
इनका काम क्या यहाँ पर, सॉरी मेकिंग लॉज ना, या मेक लॉ, सिंपल कहता हूँ मेक लॉज। इनका काम क्या यार, लॉज बनाना है। गवर्नेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो क्या होना चाहिए, एक ना एक आई वुड से एक ना एक रोड मैप होना चाहिए किस तरह से हम काम करेंगे। तो उस काम को और ज्यादा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ लेजिस्लेचर, उसमें बहुत सारे बेसिक लॉज है ना। तो उन्हीं लॉज के अंदर या फिर उस लॉज में क्या क्या चेंजेस करने हैं, कुछ नए प्रोविजंस को ऐड करना है, ये सब काम क्या करता है, लेजिस्लेचर करता है। इसको पर्टिकुलरली वाला काम दिया हुआ है। इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे, इसके अंदर लोकसभा आ जाएगी, राज्यसभा आ जाएगी, इवन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर एज वेल, बिकॉज कोई भी अगर नया लॉ बनता है तो उसके अंदर प्रेसिडेंट की सहमति की रिक्वायरमेंट बिल्कुल होती है, ठीक है। तो ऐसे और भी जिसमें, सॉरी इसके अंदर खाली तय नहीं होंगे, इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर भी आ जाएंगे, विधानसभा, विधान परिषद, वो सब कुछ भी आ जाएगा। जुडिशरी को बोलते हैं, देखो एक थोड़ा सा वर्ड होता है एडजुडी, तो मैं इसको थोड़ा सा उसमें लिख देता हूँ नॉर्मल में। क्या है ना, कभी लिखते हुए स्पेलिंग गड़बड़ जाती है, एडजुडिकेट्स, ठीक है, एडजुडिकेट्स, यार क्या दिक्कत है, स्पेलिंग का तो बचे, एनीवे स्पेलिंग में मत जाओ, मुद्दे पर जाओ। एडजुडिकेट्स का मतलब क्या है, एडजुडिकेट्स इज अ वर्ड व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द, मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी सिविल केस आता है, जब भी कोई भी सिविल केस आता है उसके अंदर उसके ऊपर जजमेंट पास करने को कहते हैं। तो आप सिंपली छोड़ो यार, है ना, सिंपल क्यों परेशान हो गए, ऐसे याद रख लो। एजुकेट्स का मतलब बेसिकली क्या है, जजमेंट पास करना। जजमेंट पास करना जिसमें क्या होगा, एक बंदा कोई गलत होगा, एक बंदा कोई सही होगा, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग लॉज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन सबके ऊपर मद्देनजर रखते हुए जो जुडिशरी काम क्या होता है, एजुकेट्स करता है ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन लॉज के रिगार्डिंग यहाँ पर एजुकेट्स करता है, जजमेंट पास करता है। तो ये तीन ऑर्गन्स का यहाँ पर बेसिकली सब डिविजन कर दिया गया, ठीक है। ओके, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। एक हिडन ऑर्गन को भी अज्यूम किया जाता है। गाइस मैं पहले बता रहा हूं, इसको देखो कलर भी चेंज कर दिया क्योंकि ये 3 ऑर्गन्स का पार्ट नहीं है, 3 ऑर्गन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। एक इनहेरेंट पोजीशन में समझा जाता है, दैट इज फोर्थ there are 4 pillars of democracy, not just the 3 pillars of democracy. This 4th pillar itself is the press, yes, or the media. You know guys, you know, आपको पता है कि प्रेस और मीडिया कितना बड़ा इंपैक्ट करता है। सोशल मीडिया इज आल्सो टाइप ऑफ मीडिया, राइट। सो दिस प्रेस और द मीडिया इज certainly इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और आजकल आपको पता है इतना ज्यादा हाइप्ड अप मीडिया हो चुका है, फॉल्स नैरेटिव और एनी काइंड ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू टॉक अबाउट चाइना का आपको पता ही है, चाइना का जो दी माउथपीस ग्लोबल टाइम्स, राइट, ग्लोबल टाइम्स इज द माउथपीस ऑफ चाइना। फॉल्स नैरेटिव में पूरे टाइम इंडिया को गिराता ही रहता है, हमेशा उल्टा पुल्टी बातें करता रहता है। बीबीसी न्यूज एंड दिस एंड दैट, काफी सारे एग्जांपल्स हैं। वैसे इन सबके रिगार्डिंग तो छोड़ दो, अब नॉर्मल प्रेस और मीडिया भी देखो तो इसको इनहेरेंटली 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी अज्यूम किया जाता है, शेयर फॉर द बेसिस ऑफ sheer value of the outreach and the impact on the people as well, ठीक है। तो ये बात की जाती है। Now guys focus on the second portion which is known as the legislature के फर्दर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। लेजिस्लेचर के ऊपर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और जैसा कि मैंने आपको लिख के दिया था, लेजिस्लेचर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और इस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लेजिस्लेचर की कुछ पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट आया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में क्या किया गया कि यहाँ पर क्या किया ना यार, कि लेजिस्लेचर यार एक्चुअल में मेकिंग लॉज फॉर व्हाट, मेकिंग लॉज फॉर सेंटर, मेकिंग लॉज फॉर ईच एंड एवरी पीपल, मेकिंग लॉज फॉर स्टेट, मेकिंग लॉज फॉर पंचायत, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर इट, है ना। कितने सारे लॉज बनाने, बहुत सारा कम्बरसम टास्क हो गया है। एक स्टेट के लिए बनाना, दूसरे स्टेट के लिए नहीं बनाना, इस स्टेट में एप्लीकेबल है, दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, फॉरेन रिलेशंस के लिए रिगार्डिंग बनाना है, इंटरनल रिलेशंस के रिगार्डिंग बनाना, इट्स वेरी कम्बरसम प्रोसेस। देयरफॉर कुछ ना कुछ यहाँ पर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इन अ सर्टेन फॉर्म ऑफ लिस्ट। कुछ लिस्ट के अंदर यहाँ पर क्या किया गया, डिविजन कर दिया गया। अब लिस्ट क्या है यहाँ पर, लिस्ट यहाँ पर 3 टाइप की आती है, जैसे बोलते हैं अपन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, अरे यार सॉरी शॉर्ट फॉर्म्स लिख दिए मैंने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नोन एज द कॉन्करेंट लिस्ट। मैं क्यों कह रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के साथ मिलकर आया है। आप जब एक्ट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, वहां पर आपको ये स्टेट बॉडी मिल जाएगा, कॉन्करेंट बॉडी मिल जाएगा। ये वाला जो वर्ड है ये थोड़ा सा डिफरेंट था, प्रोविंशियल यहाँ पर यूज होता था। एनीवेज तो ये सब हम वहां पर पढ़ ही लेंगे, लिंकिंग वगैरह करके पढ़ लेंगे। बट 3 लिस्ट में क्या क्या डिवाइड कर दिया गया। यूनियन लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट की जिम्मेदारी मतलब यूनियन लिस्ट क्या है, मतलब कुछ नहीं है, आइटम्स है, बहुत सारे आइटम्स है। मतलब डिफेंस कौन देखेगा, चलो यूनियन देख लेगा डिफेंस।
ये इंप्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कौन बात करेगा, ये बात करेगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात रिगार्डिंग कौन बात करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग स्टेट बात कर लेगा। या एग्रीकल्चर, अभी रिसेंटली काफी सारा पॉपुलर था, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कौन बात करेगा, स्टेट बात कर लेगा। मतलब अभी मैंने रैंडम एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से काम चलता है और बहुत सारे यहाँ पर डिवाइड कर दिया कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये इस चीज पर बोलोगे, तुम इस चीज पर बोलोगे, ऐसे डिसीजन में डिवाइड, ऐसे चीजों में डिवाइड कर दिया गया जिससे कि हमारा काम जरा आसान हो जाए। तो कुछ मैटर्स हैं यहाँ पर यूनियन लिस्ट के। यूनियन लिस्ट के जो मैटर्स होते हैं उनको कौन देखेगा, उनको देखेगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को एक काम दिया गया, पार्लियामेंट को काम सौंपा। तो अगर आप देखें कभी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कभी भी डिस्कशन चल रहा होता है तो वो किस मैटर्स पर डिस्कशन चल रहा होगा, इन मैटर्स पर डिस्कशन चल रहा होगा जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। मतलब क्या, कभी कोई ना कोई बात चल रही होगी कि यार ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, यस एग्रीकल्चर इज एक्चुअली अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, लेकिन ये पूरी तरह से स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनियन सब्जेक्ट। इसीलिए एग्रीकल्चर लॉज पास भी हो गए, मतलब पास इन द सेंस की हमारे मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया बेसिकली, और बाद में कुछ प्रोविजंस के ऊपर काफी सारे प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ, व्हिच इज अ डिफरेंट केस, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस स्टफ, ठीक है। तो पार्लियामेंट डिस्कस ऑन द मैटर्स व्हिच इज हैपन टू बी इन द यूनियन लिस्ट। कौन से मैटर्स है, अभी आपको पता है एक सीएए बड़ा पॉपुलर हुआ था। सीएए टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप। सो सिटीजनशिप इज अ, यार बहुत ही गंदी राइटिंग आ गई, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप इज अ मैटर ऑफ, सिटीजनशिप इज अ मैटर ऑफ द यूनियन, यूनियन के अंदर ये मैटर आता है। Just change the pen. Okay, citizenship is a matter of union, defense is a matter of the union, external affairs, यार काफी बार एक्सटर्नल अफेयर्स बोल चुका हूं मैं, तो जरा बता दो हु इज द मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड कौन है, बड़े ही पॉपुलर इंसान है यार, है ना, बड़ी पॉपुलर इंसान है, सबको पता है, तो जस्ट मेंशन इट। और अभी काफी सारी स्टेटमेंट्स भी रिसेंटली पास करते रहते हैं रिगार्डिंग तालिबान एंड एवरीथिंग। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करते हैं। इसे इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है एक्चुअली, अराउंड 100 आइटम्स के आसपास है इसके अंदर, 96 या 93 के आसपास आइटम्स रहती है इसके अंदर, बट एनीवे सब कुछ याद नहीं करनी है, ठीक है, तो ये सब देख लेंगे बाद में। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर तो हमने डाल ही दिया, इसके अलावा अगर क्या डाल दे इसके अंदर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, मैं बताऊंगा अभी कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। इसके अंदर और भी आ जाएगा एजुकेशन, एजुकेशन इज आल्सो स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी जिसके अंदर हम काफी सारी चीजों के अंदर देखेंगे। मतलब ये सब के सब क्या है, स्टेट अपने लेवल पर इसको एप्लीकेबल करेगा, यूनियन गवर्नमेंट वोंट इंटरफेयर इन द स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। और इनको कौन देखता है, ये जिस तरह से यहाँ पर पार्लियामेंट इसको देखेगा, पार्लियामेंट डिस्कशन होगा, पार्लियामेंट आई मीन बाय सेइंग पार्लियामेंट आई मीन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर बोले तो विधानसभा, ये विधान परिषद जिसको आप बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब के सब यहाँ पर डिस्कशन, इसके ऊपर जो डिस्कशन होगा एग्रीकल्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर या और भी कुछ चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा, वो होगा किसके अंदर, स्टेट असेंबलीज के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कशन होगा, पार्लियामेंट डिस्कशन नहीं होगा इफ इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मतलब क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर यूनियन एज वेल एज स्टेट लिस्ट का कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पर क्या करता है, ओवरलैप करता है। मतलब यहाँ पर पार्लियामेंट भी इनके ऊपर मुद्दों के ऊपर डिस्कशन कर सकता है और स्टेट भी इन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन कर सकता है। लेकिन मान लो ऐसा कुछ हो गया, फॉर एग्जाम्पल यूनियन ने बोला कि कोई भी बिल है उसको कर दो पास, लेकिन स्टेट में जब वो बिल गया तो उसने बोल दिया, मना कर दिया कि हम इसको पास नहीं करेंगे, और वो मैटर किसका है, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो भी होता है उसका एक एग्जांपल ये है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है बट एक एग्जांपल दे लेते हैं। तो अगर मान लो ये चीज सेटल नहीं हो रही, तो इस टाइम पे एक थियरी आती है, बोलते क्या, इक्लिप्स थ्योरी। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको नाम याद रखने की, कभी भी नाम से नहीं पूछी जाती, सिंपल पूछते हैं, सिंपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अंदर अगर कभी भी कोई भी झोल आ गया तो कौन सुप्रीम है, तो यूनियन लिस्ट इज ऑलवेज सुप्रीम, मतलब यूनियन लिस्ट इज ऑलवेज सुप्रीम इन द स्टेट लिस्ट। इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट जो फैसला करेगा वो स्टेट लेजिस्लेचर को मानना पड़ेगा। अगर क्या होता है, कोई ना कोई भी अगर से कंफ्यूजन होता है, या फिर कह सकते हैं इन द केस ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन, यू हैव टू फॉलो दैट, जब भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो पार्लियामेंट जो भी जजमेंट पास करेगा वो क्या होगी, सुप्रीम होगी, एंड स्टेट लेजिस्लेचर को मानना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, वीडियो आ गई यार, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। चलो मुझे कुछ और भी चीजें बतानी थी, बट आई थिंक टाइम इज अप, तो जस्ट वी वोंट एक्सटेंड इट एज वेल, ठीक है। और भी साइज यहाँ पर ऐड करेंगे फॉर द नेक्स्ट टाइम। काफी सारी चीजों पे बात हो चुकी है, तो आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल फॉर स्टेइंग विद मी टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, प्लीज गाइस एक लाइक तो कर ही देना यार, एक लाइक कर देना, वीडियो को अच्छा लगेगा। कोई भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई कमेंट हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूरा भर दीजिए, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर कोई भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए,
आप करियर सक्सेस जम्मू की वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ पर आप जाकर सारी डिटेल्स, कोई भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लो यार, है ना, ऐप एक्सेसिबल ज्यादा अच्छा होता है, ऐप डाउनलोड कर लो। और यार प्लीज आई वुड रियली सजेस्ट यू लाइव बैच ज्वाइन करो यार, लाइव बैच ज्वाइन करो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी मेरे को स्टार्टिंग वहां पर क्लास लेनी ही है बिल्कुल, तो वहीं से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और आई रियली विश कि आप लोग भी जो नहीं है अभी तक बैच में वो भी यहाँ पर आ जाएं और अच्छे से हम जीएस को पूरा डर खत्म कर देंगे। अभी जो लोग यहाँ पर अभी तक जुड़े हैं उनके लिए लास्ट टाइम और बोल देता हूँ गाइज, आई रियली लव दिस पर्टिकुलर शेर, शायरी या जिस भी कह सकते हैं, इज जस्ट सेट ऑफ लाइंस। कहते हैं अब तक दूर सवेरा है, अब तक दूर सवेरा है, ये कसूर सिर्फ तेरा है। अब तक दूर सवेरा है, ये कसूर सिर्फ तेरा है, क्यों ढूंढता है सवेरे को जब तेरे अंदर खुद अंधेरा है। Guys, with this particular note, I would like to say goodbye to you. We'll see you in the next class. Till then, take care. Jai Hind. Bye bye.